अब बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसके मद्देनजर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छठे चरण में कहां-कहां पर वोटिंग होने वाली है। 2024 के छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और बिहार की 8-8 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 सीट पर वोट डाले जाएंगे। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था। कांग्रेस को अपना खाता खोलना ही नहीं, बल्कि अगर सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के दुर को भेदे बिना संभव नहीं हो पाएगा। उधर पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो अपना दबदबा बनाए रखना होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा है, इसी चरण में होनी है। ऐसे में देखना है कि छठे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। इस पर तमाम संवाददाता हमारे साथ तमाम जगहों से जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिन सीटों पर 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे कल, वहां पर चुनावी समीकरण क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो है, झारखंड की 4 सीटें हैं, उड़ीसा की 6 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटों का अगर हम समीकरण देखें तो 6 पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं और सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया है। और वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में गठबंधन है। ऐसे में ये गठबंधन और दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने दिखाई है वो कितना रंग लाएगी, ये 4 जून को सामने आएगा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो इस छठे चरण में बीजेपी का साफ अपर हैंड देखने को मिल गया था। जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए थे, बीजेपी अपने दम पर 40 सीटें जीत गई थी। वहीं बीएसपी को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ममता की टीएमसी को 4 और बीजेडी को 4, जेडीयू की 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 सीट मिली थी। इस चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो है क्षेत्रीय दलों की। माना जा रहा है कि इसमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर लगी हुई है। अब देखना यह होगा, क्योंकि 2019 के नतीजे की अगर हम बात करें, इन 58 सीटों को लेकर बीजेपी ने 40 सीटें जो हैं वो जीती थी। यानी कि बीजेपी एक तरफा ये कह सकते हैं कि जीत हासिल हुई थी 2019 में, लेकिन इस बार 58 सीटों को लेकर क्या समीकरण नजर आ रहा है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था इन 58 सीटों की अगर हम बात करें जो 2019 में रिजल्ट सामने आए थे। हरियाणा में देखिए 10 सीटें हैं, जेजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी, ये 2019 का जो नतीजा है 0-0 पे थे। बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वही हाल दिल्ली में भी था। 7 की 7 सीटें 2014 से बीजेपी जीत रही है। 2014 में 7 सीटें जीती थी और 2019 में भी 7 सीटें बीजेपी ने ही जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है, उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग है। इस तरह से छठे चरण में एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 15 है। तो वहीं जिन 58 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, 2019 में उसको लेकर क्या रिजल्ट था वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। इस चरण में खास तौर पर दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस, आप गठबंधन और बीजेपी की नजर बनी हुई है। इसका कारण यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी दिल्ली की 7 सीट पर जीत का परचम लहराती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला टक्कर का है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिला था। दिल्ली, हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था और बाकी राज्यों में भी अच्छी बढ़त मिली थी। कांग्रेस तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी।
ऐसे में ये वाला चरण जो है वो हर पार्टी के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है, क्योंकि 5 चरण हो चुके हैं, छठा चरण कल है और फिर बचेगा एक आखिरी चरण 1 जून को। ऐसे में छठे चरण के लिए कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन के लिए तमाम चुनौतियां क्या होने वाली हैं, क्योंकि 2019 का जो नतीजा है वो इस बार कितना बदलेगा, कितना फेवर करेगा इंडिया अलायंस को, ये देखने वाली बात होगी। जम्मू से अजय जांडियाल इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जम्मू कश्मीर की एक सीट पर कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन पिछले जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया है वो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब वोट का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार नहीं करते, बल्कि ये बात करते हैं कि यहाँ का विकास कैसे हो, कैसे हम मुख्यधारा से अपने युवाओं को जोड़ें और कैसे जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो और ज्यादा बदले। कल जिस सीट पर चुनाव होना है वो 3rd फेज पर उस पर होना था, लेकिन अब 6th फेज पे यानी कि कल वोटिंग होनी। क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल अनन्या, आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो दरअसल ये इशारा कर रहा है कि अब लोग जो हैं किसी दबाव में नहीं है, किसी खौफ में, किसी डर में नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं लगातार वोट परसेंटेज जो है, आपको बताऊं कि बढ़ता जा रहा है। चाहे वो श्रीनगर की सीट हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर की बारामूला का इलाका हो, वहां पर जिस तरीके से 60% पोलिंग हुई है और अब उसी तर्ज पर जो है कहीं ना कहीं अनंतनाग जो साउथ कश्मीर और राजौरी पुंछ के इलाके को मिलकर एक सीट बनी है डिलिमिटेशन के बाद, उसमें चुनाव होने वाले हैं और समीकरण ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इस चीज का पूरा अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। हालांकि इस सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होने थे, मगर जिस तरीके से आतंकी खतरा था, यहाँ लगातार टेरर इंसिडेंट वहां पे हुए, मौसम लगातार खराब रहा, बर्फबारी जो है हुई, वहां जो राजौरी पुंछ के रास्ते थे वो बंद हुए, तो कई तरह वजहें जो है उस पर में देखी गई। उसके वजह से जो है इन चुनावों को डेफर किया गया और अब जब ये छठे चरण में चुनाव होने वाले हैं तो उम्मीद यही है कि बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पर भी जो है वो शामिल होंगे चुनावों में। अगर मुकाबले की बात की जाए तो लगभग 18 लाख के करीब वोटर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हैं और इसमें भी जो माना जा रहा है जो मुकाबला है कड़ा, क्योंकि इन कश्मीर की 3 सीटों पर और अनंतनाग सीट की अगर बात की जाए तो खासतौर पर बीजेपी ने अपने नुमाइंदे नहीं उतारे हैं। ऐसे में पीडीपी जो मुख्य अध्यक्षा हैं जो पीडीपी की और उसके बाद चीफ मिनिस्टर रही हैं जम्मू कश्मीर की, वो चुनाव मैदान में हैं। वो पहले भी जो है आपको बताऊं कि इस सीट पर जीत चुकी हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। 2014 में वो यहाँ इस सीट को पीडीपी पर ने कब्जा किया था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 में जीती। इस बार नेशनल पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब इंडिया अलायंस नहीं बात बन पाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया, पीडीपी ने सेपरेट कैंडिडेट दिया। तो इस वजह से मियां अल्ताफ जो कि एक रिलीजियस लीडर भी माने जाते हैं इस इलाके के, वो चुनाव मैदान में हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस सीट पर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जफर मनहास, उनके बीच एक कड़ा मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। और खासतौर पे बीजेपी ने जब अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है तो वो समीकरण बदलते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो पहाड़ी जो समुदाय के लोग थे उनको एसटी स्टेटस जब दिया गया तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसी सीट पर करता है। खासतौर पे राजौरी पुंछ में उनकी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी वोटर वहाँ पर है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की सपोर्ट के बाद वो वोटर जो है वो दूसरी जो पार्टियां हैं उनमें नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं जिनको बीजेपी की सपोर्ट है उनको मिलेगा। मगर अब देखना होगा कि आखिरकार सही में होता है। लेकिन अगर हम अनंतनाग राजौरी के बारे में जानते, क्योंकि आप तो लोगों से जगह जगह पहुंचकर बात कर रहे हैं, उनका मूड समझ रहे हैं, यहाँ पर अनंतनाग और राजौरी में क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, लोगों के मन में क्या है, किन बातों को ध्यान में रखकर कल लोग वोट करने जाएंगे? देखिए जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, साउथ कश्मीर जो है एक लंबे वक्त तक जो है वो आतंकवाद ग्रस्त रहा है, आतंकवादी गतिविधियां वहां होती रही हैं। इस वजह से आपको बता दूं कि अब जो शांति और जो डेवलपमेंट हुई है यकीनन एक वो मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, मगर उसके साथ साथ माना यह जा रहा है कि कश्मीर जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहां पर 370 को लेकर जो, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है उनके अगर सपोर्टर्स की बात करें तो वो 370 के को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं वोट कर सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। जो असल चीज़ है, जो बंद है, पत्थरबाजी है या जो आतंकवाद जो जिन लोगों ने देखा है, जो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, वो लोग कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वोट करेंगे कि किस तरीके से जो आज दौर शुरू हुआ है उस दौर को कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी।
आपको बताऊं कि इस सीट पर अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट देती तो यहां पर समीकरण और बदल सकते थे, क्योंकि बीजेपी का अपना कैंडिडेट होना और अपने वोटर को किसी और पार्टी तक पहुंचाना, ये दोनों चीजें बहुत अलग हो जाती हैं और वोट को टर्न करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो चीज देखनी होगी। वहीं अगर बात की जाए तो जो मुख्य मुद्दे खासतौर पे एसटी स्टेटस जब पहाड़ियों को मिला है, जिनकी संख्या जो है आपको बता दूं लगभग 5 लाख है, वो वोटर अगर कहीं ना कहीं वोट डालने निकलता है तो वो एक बड़ा गेम चेंजर जो है वो हो सकते हैं, ये माना जुड़ेंगे और इस सीट के समीकरण और इन मुद्दों को हम समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, अगर गुरुग्राम की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। ऐसे में 2019 में 10 की 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो फिर क्षेत्रीय पार्टियों का भी एक तरह से मैदान में जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां भी नजर में आती है। क्या समीकरण नजर आ रहा है? गुरुग्राम को लेकर क्या जानकारी है? क्या अहम मुद्दे इस बार गुरुग्राम में होने वाले हैं? देखिए अनन्या, हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसमें केवल मुकाबले की बात करें तो केवल कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला नजर आता है, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जब लोगों की राय जानी तो कांग्रेस प्लस बीजेपी का ही जो समीकरण है वो सामने आया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जेजेपी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन दोनों पार्टियों का इतना जो रुझान है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन कल से वोटिंग शुरू है, 7 बजे वोटिंग शुरू है, लेकिन हर प्रत्याशी ने अपनी पूरी कमर कस करके चुनावी मैदान में लगातार पसीना बहाया है। लेकिन अब 7 बजे जब लोग वोटिंग करने जाएंगे तो आखिरकार किस पर मोहर लगाते हैं, ये एक बेहद दिलचस्प देखना होगा। लेकिन पूरी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई हैं। अगर बीजेपी की तरफ से मैं बात करूं राव इंद्रजीत सिंह की, वो 3 बार ऑलरेडी सांसद यहां हैं और चौथी बार गुड़गांव से हैट्रिक, चौथी बार जो है चौका लगाने की वो तैयारी कर रहे हैं। राज बब्बर की बात करें तो पहली बार कांग्रेस से वो गुड़गांव लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनावी मुद्दे इस बार हमने देखे कि जहां राव इंद्रजीत सिंह जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो किए हुए विकास कार्य हैं उनका बखान करते हुए नजर आए, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, पाक पीओके की बात हो, इस तरह की बात नेशनल मुद्दे जरूर उठाते हुए नजर आए। लेकिन राज बब्बर जब चुनावी प्रचार कर रहे थे तो वो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड़गांव में जो विकास हुआ है वो सरकार ने नहीं कराया है, बल्कि बिल्डरों के नजरिए से जो है विकास हुआ है। बिल्डर, क्योंकि यहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं तो तमाम जितने भी डेवलपमेंट हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो बीजेपी ने कार्य किए हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, मुंबई एक्सप्रेसवे की बात हो, या गुड़गांव में कई एलिवेटेड फ्लाईओवर निकाले हैं, कई अंडरब्रिज बनाए हैं, तो इस मुद्दों पर जो है लगातार चुनावी बात हो रही है। लेकिन मेरे साथ कई लोग हैं अनन्या, अगर इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि कल चुनाव का समय है तो वो क्या सोचते हैं। कल सुबह 7 बजे वोटिंग होनी है, क्या कहना है? यस सर, बिल्कुल सुबह 7 बजे वोटिंग होगी और मॉर्निंग में डेली रूटीन के बाद मैं अपना वोट देने जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। और इस बार वोट मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। 2013 में मैंने मोदी को बहुत सपोर्ट किया था, बट पिछले 10 साल में मुझे तो कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं मिला जो टाइमली होना चाहिए। तो कितने उत्साहित हैं आप? पूरा जोश है जनता के में। हम तो बब्बर साहब के साथ में लगे हुए हैं। बब्बर साहब की रैलियों में भी पब्लिक, आम जनता जो निकल के आ रही है, उससे तो ये रुझान लग रहा है कि राजा साहब का समय नजदीक आ गया और लगता है उनको राजनीतिक जीवन से। तो क्या आधार पर वोट कर रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी। वोट मुद्दे क्या हैं आपके? क्या मुद्दे देकर जब आपके सामने ईवीएम मशीन होगी तो उस समय क्या दिमाग में आपके बातें होंगी कि इन मुद्दों के आधार पर आप वोट कर रहे हैं? सरकार चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा गुलशन, आपके पास आएंगे। लोग यहाँ पर चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, दिल्ली की 7 सीटें हैं और 2014 से बीजेपी इन 7 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो कड़ा नजर आ रहा है। आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने मुद्दों को भी समझा है। क्या तस्वीर आपको नजर आती है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, बिल्कुल 2 चीजें हैं जो दर्शकों को बता दूं कि दर्शक और जो वोटर्स हैं, दिल्ली में वोटर्स के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। उनके लिए चुनाव आयोग ने काफी तैयारी की है। वो सुबह से ही मतदान केंद्र पर जाएंगे। 10,000 से ज्यादा
पोलिंग स्टेशन है, 1 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें से दिल्ली पुलिस के 78,000 से 20,000 जवान तैनात हैं, 46,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। तो काफी व्यवस्था की गई है। सुबह 4 बजे से ही मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। जो कर्मचारी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो ऐसे में तैयारियां काफी पूरी की गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। जहां तक अब मुद्दे का सवाल है, क्योंकि इस बार अगर हम बीजेपी की बात करें और इंडी गठबंधन की बात करें तो इस बार काफी खास है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 7 सांसदों में से 6 को बदल दिया है। 6 सीटों पे नए चेहरे उतारे गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। और मुद्दे साफ हैं। इस बार जो स्वाति मालीवाल वाला इशू है, ये भी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। शराब नीति घोटाला भी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जल बोर्ड की स्थिति है, फ्रीबीज जो लगातार बिजली पानी वाली स्थिति है वो दिल्ली में है, एजुकेशन, ये तमाम इश्यूज हैं। और राष्ट्रवाद, राम मंदिर, ये सारी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली की जनता काफी पढ़ी लिखी है, वो उन चीजों को समझती है। और ग्राउंड लेवल पर जब हमने बात की तो ये सारी चीजें हैं। खास करके अगर हम बात करें कि जो लोअर एरिया कहने का मतलब है दिल्ली के बाहर एरिया या झुग्गी का एरिया है, उन लोगों को पानी की व्यवस्था, सीवर की स्थिति या एजुकेशन, ये तमाम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल। और इस गठबंधन का कितना असर और कितना बीजेपी की सीटों पर लोगों के मन में अपनी जगह बना पाएगा इंडी गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 8 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, जिसमें तमलुक है, कांथी है, घाटल है, झारग्राम है, मेदिनीपुर है, पुरुलिया है, बांकुरा है, बिष्णुपुर है। इन 8 सीटों को लेकर क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? और जब हम 6 फेज की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की एक तरफ साख दांव पर लगी है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिस टारगेट की बात करती है 400 पार, उसमें पश्चिम बंगाल कितना सपोर्ट करता हुआ इस बार नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, संदेश खाली मुद्दा जो ठीक चुनावों से पहले जोर शोर से उठाया गया, उसका कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? एकदम ही देखिए, ये छठे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल का 6 सीटों में होगा, 8 सीटों में होगा। ये 8 सीट में सबसे महत्वपूर्ण अगर बोला जाए तो मेदिनीपुर है, क्योंकि मेदिनीपुर हर वक्त पश्चिम बंगाल का जो स्थिति, वो स्थिति को डिसीजन लेता है। क्योंकि मेदिनीपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र है, मेदिनीपुर और उसके साथ पूर्व मेदिनीपुर और उसके साथ तमलुक, काथी, ये जगह में वोट होने वाला है। तमलुक, काथी, मेदिनीपुर, ये तीनों जगह के ऊपर नजर रहेगा। अगर तमलुक का बात किया जाए तो तमलुक जो लोकसभा है उसके अंदर ही आता है नंदीग्राम, जिस नंदीग्राम में इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले मौत का घटना भी घटा। पॉलिटिकल जो झड़प भी दिखा गया तृणमूल और बीजेपी के बीच में। नंदीग्राम इशू को लेकर बार बार से बीजेपी की तरफ से टीएमसी को दोषी बोला जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नंदीग्राम का इशू फिर से बीजेपी एक बार सामने ले आया जा रहा है ये चुनाव का माहौल में। नंदीग्राम को लेकर जब बीजेपी और टीएमसी के बीच में झड़प चल रहा है, और उसी बीच में काथी जो लोकसभा, उस पर भी नजर रहेगा। क्योंकि काथी लोकसभा में एक तरफ सोमेंदु अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी लीडर अपोजिशन लीडर का भाई है, सोमेंदु अधिकारी, वो खुद टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे और ये सोमेंदु अधिकारी खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ये काथी लोकसभा सीट में। और दूसरी तरफ मेदिनीपुर, जिस मेदिनीपुर में दिलीप घोष की जैसे टॉप मोस्ट लीडर 2019 साल में बीजेपी को होकर चुनाव जीते थे, उसी जगह में दिलीप घोष छोड़कर अभी अग्निमित्र पॉल के ऊपर भरोसा दिखाया बंगाल बीजेपी ने, और अग्निमित्र पॉल को उधर से उम्मीदवार घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से। और इसी मेदिनीपुर के ऊपर नजर रहेगा, क्योंकि एक तरफ दिलीप घोष का वोट भी उधर है, दिलीप घोष भी उधर मौजूद रहेंगे और दिलीप घोष की तरफ से भी उधर वोट भी दिया जाएगा। इसके ऊपर भी नजर है, क्योंकि पूरा मेदिनीपुर जो एरिया है ये पूरा डिसीजन लेता है बंगाल का जो तस्वीर, वो तस्वीर साफ कर देता है ये मेदिनीपुर। और ये मेदिनीपुर में वोट होने जा रहा है। उसके बावजूद उसके अलावा भी पुरुलिया, बांकुरा, इसमें भी नजर रहेगा, क्योंकि बिष्णुपुर, बांकुरा, ये जो जगह है, ये जगह के ऊपर खुद
का जो प्रेशर, वो प्रेशर बरकरार रखना चाहेगा टीएमसी। और बीजेपी की तरफ से भी ये जगह को खुद का अंदर में आने का कोशिश भी बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। और बीजेपी कोशिश करेगा कि ये दोनों सीट में भी, पुरुलिया बांकुड़ा, ये दोनों सीट में खुद का जो उम्मीदवार, वो उम्मीदवार का जीत हो। क्योंकि ये जो 42 लोकसभा सीट है, इसके अंदर ये जो 8 लोकसभा में कल चुनाव होने जा रहा है, ये 8 लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ मेदिनीपुर है, दूसरी तरफ पुरुलिया बांकुड़ा, जिस जगह में ओबीसी सेक्टर सबसे ज्यादा है। क्योंकि ओबीसी संरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया था, उसके बाद ही जो पॉलिटिकल चर्चा, वो बीजेपी की तरफ से ओबीसी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया, जिसमें मुसलमानों का भी जिक्र किया गया है। हमारे साथ गुलशन बने हुए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करिए और समझने की कोशिश करिए किन मुद्दों के आधार पर कल लोग वोट करेंगे। अनन्या, बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों से बात की, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल चुनाव है, सुबह 7 बजे वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे कल वोटिंग होनी है, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे कल आप? जी मेरे को नहीं पता है। वोट करेंगे आप? हाँ जी, वोटिंग तो करूंगा जी। अच्छा, वोट करने जाएंगे? देखिए, कुछ लोग वोट करने जरूर आएंगे, लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे ये जानकारी अभी उन्हें नहीं है। कल चुनाव का दिन है, 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। कल किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप? सर मैं एक्चुअली यहाँ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं दे चुका हूँ। देखिए अनन्या, हम लगातार लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों से जब हम बात पहले जब कर रहे थे, तो उस समय लोग जरूर ये कहते हुए नजर आए कि मुद्दे अनेकों हैं, डेवलपमेंट के भी मुद्दे हैं, और जो देश में जो अयोध्या में राम मंदिर की बात हो या अन्य काम हो, वो भी मुद्दे जो है लेकर के चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है वो जरूर कांग्रेस और बीजेपी में लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप हरियाणा की बात करें, 10 सीटों को लेकर मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मनोहर के पास एक बार चलते हैं। मनोहर, जिन 58 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, 2019 में अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार जोर शोर से दोनों पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस के लिए बहुत अहम हो जाता है कि अगर इन 58 सीटों पर किसी भी सीट या फिर सीट्स अगर नहीं आ पाई तो फिर स्थितियां गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि 40 सीटें 2019 में बीजेपी जीत चुकी थी पहले ही। इन 58 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे 5वें फेज के बाद इस 6ठे फेज के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, राहुल गांधी भी दिल्ली में 2 जनसभाएं और पब्लिक मीटिंग, प्रियंका गांधी लगातार यूपी हो या फिर ओडिशा हो, अलग अलग स्टेट में गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इश्यूज को लेकर के। हमने देखा किस तरह से रिजर्वेशन को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री भी कहते आए इसे लेकर के कि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसमें जो है सो आम पब्लिक, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनके रिजर्वेशन को वो छीनना चाहती है। वहीं राहुल गांधी लगातार रिजर्वेशन और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये सारे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल 6ठे फेज की वोटिंग होनी है, जिसमें 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2019 की बात करें तो इन 58 में से 40 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव 6ठे फेज तक पहुंच गया है तो तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और तमाम मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए। लेकिन इन मुद्दों का असर कितना जनता पर पड़ेगा और जनता किन मुद्दों पर के आधार पर वोट करेगी, ये अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। छठे चरण की चुनावी जंग, 58 सीटों पर महामुकाबला,
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का संग्राम। दिल्ली दंगल के सुपर 7 कौन? झारखंड में क्या है जनता का मूड? ओडिशा में जगन्नाथ का आशीर्वाद किसके साथ? अनंतनाग राजौरी में किसकी कितनी दावेदारी? 8 राज्यों में सबसे बड़ा चुनावी फैसला। मतदान करना हम सब की जिम्मेदारी। योगी के सूबे में 14 सीटों पर जनता का फैसला। ग्राउंड जीरो से मतदान की पल पल की खबर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए मिलकर निभाएं हिस्सेदारी। आओ वोट करें। 25 मई, महा कवरेज दिन भर।